Okay, thank you for confirmation. So we can proceed ahead. In last lecture, we were talking about elasticity. We will carry it forward. Yeah, okay, good. So elasticity में आपने क्या क्या पढ़ा था? Just quickly मैं summarize कर देता हूँ. So you got to know the definition. It's a property of material by which it regains its original configuration. Configuration can be in terms of length, can be in terms of volume, can be in terms of shape. Then after we understood what the stress is. Stress is a tensor quantity, and it is coming because of the deformation and the internal forces coming inside the body. Or as far as the mathematical expression is concerned, is force divided by area. In case you take a normal force, so it's normal stress. If you take a tangential force, so it's a tangential stress. Then we talked about strain. स्ट्रेन इज अ डिफॉर्मेशन मेजरमेंट कि कितना डिफॉर्मेशन हुआ. अगर आप उसको मेजर करना चाहते हो तो उसको हम स्ट्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर करते हैं. एंड लॉन्गिट्यूडनल आपने देखा लेंथ के केस में, एंड देन वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम के केस में, एंड शेयरिंग इन केस ऑफ शेयर, जिसमें बॉडी टेंजेंशियल फोर्सेस की वजह से शेयर कर जाती है. देन आफ्टर आपने हुक्स लॉ पढ़ना स्टार्ट किया था. हुक्स लॉ हुक्स लॉ सेज कि जब आप प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के इनसाइड रहते हैं तो विद इन द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट एक रिलेशन वैलिड होता है. स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में रिलेटेड होते हैं. मतलब जितना आप डिफॉर्मेशन करोगे उसके करस्पॉन्डिंग ही स्ट्रेस डेवलप होगा. सो जितना डिफॉर्मेशन करोगे दैट मीन्स जितना आप स्ट्रेन डेवलप करोगे उसके करस्पॉन्डिंग ही स्ट्रेस आएगा. सो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. एक खास इंपॉर्टेंट रिलेशन है. एंड देन वी completed it by placing the constant of proportionality. So E was a constant of proportionality. Since E constant of proportionality है, इसका मतलब E का इन दोनों नंबर से कोई कनेक्शन नहीं है. तो जब कभी constant of proportionality आती है तो हम लोग यही करते हैं. और फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक जनरल फॉर्मूला आ जाता है कि स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन. डिफरेंट स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स के कॉम्बिनेशंस के लिए आप पाओगे E के अलग अलग नाम होते हैं. वो जो फर्स्ट नाम आपने पढ़ा दैट वाज द यंग्स मॉडुलस. इस पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हम लोग उनको ट्राई भी करने वाले हैं. सो यंग्स मॉडुलस के लिए आपने देखा इसको y से लिखते हैं और y की वैल्यू आई थी फोर्स डिवाइड बाय एरिया डिवाइड बाय डेल्टा एल डिवाइड बाय एल. इस फॉर्मेट में इसको आपने रीराइट किया था डेल्टा एल कैलकुलेशन के फॉर्मेट में. सो ये बने था एफ एल अपॉन ए वाई. बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. फोर्स कैसा होना चाहिए? ये नॉर्मल फोर्स है. और नॉर्मल फोर्स अगर किसी रॉड पे लग रहा होता है या वायर पे लग रहा होता है, स्प्रिंग पे लग रहा होता है, आप देखोगे ये स्प्रिंग जैसे बिहेव करता है. आगे हम इसको जब क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में बता देंगे. सेकंड जो हम लोग स्टडी कर रहे थे वो बल्क मॉडुलस था. बल्क मॉडुलस को कुछ लोग के से लिखते हैं, कुछ लोग बी से लिखते हैं. वो अलग अलग बुक्स का अलग अलग लिखना होता है. सो अगर के से हम लोग इसको लिखते हैं, सो दिस केम आउट टू बी डेल्टा पी डिवाइड बाई माइनस डेल्टा वी बाई वी. सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर बल्क मॉडुलस, जहाँ पर माइनस डेल्टा वी बाई वी इज रिडक्शन इन वॉल्यूम और रेशियो ऑफ रिडक्शन इन वॉल्यूम, fraction of reduction in volume कह सकते हो. डेल्टा पी इज द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया दैट यू आर अप्लाइंग, बेसिकली स्ट्रेस. सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. यहाँ तक लास्ट क्लास हम लोगों ने किया था. इसके आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और इसको कंप्लीट कर लेते हैं. फिर आपका जो इशू वाला पॉइंट है उसको देख लेंगे. बल्क मॉडुलस, इसको मैं फिर से हेडिंग दे देता हूँ. सो बल्क मॉडुलस के अगर लिखते हैं, सो दैट केम आउट टू बी माइनस वी डी पी अपॉन डी वी. आप इस फैशन में भी लिख सकते हो अगर वो स्मॉल चेंजेस लेकर के आ रहा है तो. और इसका आगे चलकर कई बार यूज आएगा, तो जब कभी यूज आएगा बल्क मॉडुलस का तो हम ये डेफिनेशन यूज करेंगे. इन मैनी प्लेसेस इसका यूज आता है, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में भी इसका यूज आएगा, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी में भी आता है जिसको हम लोग पढ़ भी रहे हैं. इंजीनियरिंग में आप पढ़ेंगे एक फर्स्ट ईयर ही आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा जिसको एसओएम बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल.
उस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप पाओगे कि इस पे काफी डिटेल पे डिस्कशन होगा। सो ये जो आपकी बेसिक नॉलेज है वो आपको बहुत कम आने वाली है। जनरली अगर हम कोई सिस्टम देखते हैं, जैसे बल्क मॉडल्स के लिए हम लोगों ने एक स्फीयर देखा था, फिर बोला था कि उसका वॉल्यूम कम हो जाता है कंप्रेशन की वजह से, तो इसको आप स्टैंडर्ड एग्जांपल की तरह से ट्रीट कर सकते हो। सो इनिशियली इसके पास वॉल्यूम वी था, बाद में वॉल्यूम वी माइनस डेल्टा वी हो गया। ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि आपने इस पे कंप्रेसिव फोर्सेस लगाया, यानी प्रेशर लगाया, या फिर आप ऐसा बोलो कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस दी। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की वजह से इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। फाइन। सो अगर आपने ये सिस्टम कंसीडर किया, लेट्स से स्फीयर कंसीडर किया, तो इसके मास में कोई चेंज नहीं आया होगा ड्यूरिंग दी और ऑल थ्रू दिस प्रोसेस। उसके मास में चेंज नहीं आएगा, उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। और हम जानते हैं कि मास, वॉल्यूम और डेंसिटी आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इनकेस अगर इसका वॉल्यूम कम हुआ है तो डेंसिटी पे भी फर्क पड़ा होगा। और आप समझ सकते हो कि अगर वॉल्यूम कम हुआ है तो डेंसिटी इंक्रीज हुई होगी। सो ये बहुत, और कंप्रेस हो गया तो डेंसिटी बढ़ गया है। तो कई बार आपसे डेंसिटी के बारे में पूछ सकता है। सो ऐसा हम बोल सकते हैं कि इफ m इज कांस्टेंट, ये कैसे पता चलेगा? ये क्वेश्चन को देख करके पता चलेगा कि मास कांस्टेंट है या नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप पाओगे कि मास कांस्टेंट रहता है, सो अनटिल अनलेस कोई मास ऐड अप हो ना हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट ना हो रहा हो। सो मोस्टली मास रिमेन्स कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट है तो फिर हम इस इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं, m इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यही फॉर्मूला था, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। फिर इसको आप चाहो तो बोथ साइड ln ले लो, पुरानी टेक्निक अप्लाई कर लेते हैं। तो ln रो हो जाएगा प्लस ln v हो जाएगा। फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो d ऑफ ln m इज इक्वल टू d ऑफ ln रो। d फॉर डिफरेंशिएशन, डाउन साइड आप dx dt dv कुछ भी लगा सकते हो, वो सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये डिफरेंशिएशन, अगर मास कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा डी रो अपॉन रो, और इसका डिफरेंशिएशन आएगा डी वी अपॉन वी। एक छोटा सा टेक्निक है जो हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं पहले भी, बहुत काम का भी है। ये बोलता है कि माइनस डी वी बाई वी की वैल्यू डी रो बाई रो के बराबर होती है। इसको हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे बाय द वे। इसका मतलब है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। सो अगर आपसे बोलता है कि वॉल्यूम में 1% का इंक्रीज हुआ है, तो हम बोलेंगे डेंसिटी में 1% का डिक्रीज हुआ होगा, क्योंकि एक के साथ माइनस चल रहा है, तो अगर एक बढ़ता है तो दूसरा डिक्रीज करता है। दे आर लाइक रिवर्स टाइप। सो यहाँ से आप चेंजेस इन वॉल्यूम कनेक्ट कर सकते हो चेंजेस विद डेंसिटी। अब चाहो तो इसको बल्क मॉडल्स के साथ भी लिंक कर सकते हो। सो बल्क मॉडल्स का डिफरेंट फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, k इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा रो बाई रो। इस फॉर्मेट पे भी आप k को दिखा सकते हो। और अगर आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहो तो रो डी पी बाई डी रो भी लिख सकते हो। तो जब कभी किसी क्वेश्चन में डेंसिटी का वेरिएशन दिया हो, या फिर डेंसिटी का वेरिएशन को पता करना हो, तो हम इसको यूज कर लेंगे डेंसिटी का फॉर्मूला। आइदर यू यूज दिस इंटीग्रेशन फॉर्मेट को लेकर के, और ये आप एवरेज के फॉर्मेशन को लेकर के यूज कर सकते हो, और ये वॉल्यूम को लेकर के। सो बल्क मॉडुलस आइदर ऑफ वे पे लिखा जा सकता है। ये जो लास्ट में मैंने लिखे हैं दोनों, इसको कब यूज करना है? जब मास कांस्टेंट हो, और आप पाओगे मोस्ट केसेस में मास कांस्टेंट रहेगा सिस्टम का, तो आप इसको यूज कर सकते हो। सो दिस इज योर बल्क मॉडुलस, अनदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी बल्क मॉडुलस से रिलेटेड एक और डेफिनेशन चलती है, छोटी सी डेफिनेशन है बट काम की है। दैट्स कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। बेसिकली ये कंप्रेसिबिलिटी हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी मटेरियल कितना कंप्रेसिबल है। आपने देखा था जब फ्लूइड हम लोगों ने स्टडी किया था, तो आइडियलिस्टिक कंडीशन मान करके चले थे हम लोग। आइडियलिस्टिक कंडीशन में वी एज्यूम्ड दैट द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, तो उसकी उसकी कंप्रेसिबिलिटी को इग्नोर कर दिया था। अब हम थोड़ा सा और रियलिस्टिक की सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। सो अगर कभी कंप्रेसिबिलिटी काउंट करनी हो तो कैसे काउंट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। सो कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज, तो इसको मैं डायरेक्टली डिफाइन कर देता हूँ। इट इज defined as reciprocal to or reciprocal of bulk modulus.
तो जो बल्क मॉडुलस आपने अभी लर्न किया उसके रेसिप्रोकल को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं. सो कभी भी आपसे क्वेश्चन बोलता है कि मेजर द कंप्रेसिबिलिटी, सो आप कंप्रेसिबिलिटी मेजर कर सकते हो. हाउ कंप्रेसिबिलिटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉडुलस. सो अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि फाइंड आउट द कंप्रेसिबिलिटी, या फिर कंप्रेसिबिलिटी देकर के कुछ और स्टोरी पूछ सकता है, क्योंकि आपको पता है के की वैल्यू क्या होती है. के की वैल्यू आपने लिख रखा ही होती है. सो कंप्रेसिबिलिटी इसका रेसिप्रोकल हो जाता है. अल्टीमेटली ये किससे रिलेट हो रहा होगा? प्रेशर और वॉल्यूम से, या फिर प्रेशर और डेंसिटी से. तो लिक्विड हो या गैस हो या फिर कोई सॉलिड हो, तो हम प्रेशर, वॉल्यूम और डेंसिटी इन सबको बल्क मॉडुलस से लिंक कर देंगे, और फिर बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को कंप्रेसिबिलिटी बोल देंगे. सो कंप्रेसिबिलिटी दिया होगा तो हम बता सकते हैं कितना वॉल्यूम में चेंज आने वाला है, कितना डेंसिटी में चेंज आने वाला है, और कितना स्ट्रेस की जरूरत पड़ने वाली है. ओके, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जो बल्क मॉडुलस का यूनिट है, कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट, उसका इनवर्स हो जाएगा. तो इनवर्स कर सकते हो. और अगर इसको फॉर्मूला बेस लिखना चाहोगे तो इस पे के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. तो लिख भी देता हूँ मैं. कंप्रेसिबिलिटी, ये सारा डिटेल में आप इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले हो, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप है. तो इसकी जगह आप लिखोगे दिस केम आउट टू बी माइनस वी डी पी बाई डी वी, विच कैन बी रिटन एज माइनस 1 बाई वी डी वी बाई डी पी. तो इस तरह से हम कंप्रेसिबिलिटी को लिख सकते हैं. और अगर डेंसिटी के टर्म में जाना चाहोगे तो फिर वॉल्यूम को डेंसिटी से रिप्लेस कर सकते हो, प्लस प्लस साइन लगा देंगे. सो दैट्स अ फॉर्मूला फॉर कंप्रेसिबिलिटी. Then there was a third modulus of elasticity, which is called rigidity modulus. Rigidity modulus और modulus of rigidity. So बॉडी कितना रिजिड है उसको मेजर करने के लिए, रिजिडनेस ऑफ द बॉडी को मेजर करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं. एंड इसके लिए भी कई सिंबल हैं. कुछ लोग इसको जी से लिख देते हैं और कुछ लोग ईटा से लिखते हैं. सो अगर हम लोग ईटा सिंबल यूज कर लेते हैं, सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज ईटा. ईटा को हम लोग कई जगह यूज किया है. उधर भी आपने देखा था कि विस्कोसिटी कोएफिशिएंट की तरह से यूज किया था. सो यहाँ पर हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में भी इसको यूज करते हैं. सो क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा कि ये कौन सा ईटा है, मॉडुलस का, इलास्टिक का है, या फिर विस्कोसिटी का है. सो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अगेन आपको याद होगा, अगर फॉलो अप ले रहे हैं, कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप के बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर रहे थे. तो इसके लिए हम शेयरिंग वर्जन यूज करेंगे. शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइड बाय शेयरिंग स्ट्रेन. तो जब कभी शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का रेशियो हम लोग लेते हैं, उस रेशियो को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं. और आपको याद होगा कि इसके लिए शेयरिंग स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट किया गया था. सो अगर आपको रिकॉल भी कराऊं तो कुछ इस तरह से बोला जा सकता है कि लेट्स से ये क्यूबाइडल या क्यूब है, और इस पर आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया एफ टी, और ये एरिया क्रॉस सेक्शन ए है. देन यू विल रियलाइज कि ये डिफॉर्म हो जाएगा, और अगर इस तरह से डिफॉर्म होता है तो फिक्स्ड सरफेस के रिस्पेक्ट में वर्टिकल सरफेस कितने एंगल से बेंड होता है या टिल्ट होता है, इसको हम शेयर स्ट्रेन कहते हैं. तो दिस इज अ शेयर स्ट्रेन, और इनको यूज करके हम शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं. सो व्हाट द फॉर्मूला विल बिकम टेंजेंशियल फोर्स डिवाइड बाय एरिया, दस टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइड बाय थीटा, दैट्स टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेन. सो अगर कभी आपको कैलकुलेट करना हो तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं. माइंडेड की थीटा को हम पर्टिकुलर यूनिट में लिखेंगे, डिग्रीज में नहीं लिखेंगे, रेडियंस में लिखेंगे. सो रेडियन में यूज करना होता है. जनरली क्या होता है कि आपको वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बताएगा, और ये टेंजेंशियल फोर्स आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि फोर्स कैलकुलेशन आपको आता है. इतने दिनों से हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं. एरिया के बारे में या तो बताएगा या कैलकुलेट करने के बारे में बोलेगा. थीटा हम निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली या फिर ऐसा बोलो कि एक्सपेरिमेंटली थीटा कैलकुलेट करना हमारे लिए मेजर करना मुश्किल रहता है, डिफिकल्ट जॉब होती है. सो रिजिडिटी मॉडुलस पता हो और ये स्ट्रेस पता हो तो हम थीटा बता सकते हैं कि कितने एंगल से शियर स्ट्रेस आ रही है और शियर स्ट्रेन आ रही है. थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी वैसे.
सो बेसिकली एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि खास इंपॉर्टेंस रखता है, और जब कभी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में बात करेगा तो आप इसको यूज कर लोगे। अब लिख रहा है इज दिस ईटा डिफरेंट, ये ईटा है रिजिडिटी मॉडुलस। सो इसका ये यहाँ पर विस्कोसिटी का कोई कनेक्शन नहीं है, ये रिजिडिटी मॉडुलस है। तो आपने फ्लूइड में जो ईटा यूज किया था वो विस्कोसिटी के लिए यूज किया था। तो ये बेसिकली पैरामीटर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। जैसे हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन आप करते हो ना, कुछ अननोन वैल्यू होती है तो आप बोल देते हो कि वो अननोन वैल्यू एक्स है। तो एक्स को आप वॉल्यू कुछ भी नाम दे सकते हो, लेंथ भी दे सकते हो, विड्थ भी दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। सिमिलरली ईटा को यहाँ पर यूज किया जाता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिजिडिटी मॉडुलस। कई टेक्स्ट बुक्स इसको जी से भी लिखते हैं, तो अगर जी लिखेंगे तब भी आप इसको यूज कर लोगे। आपके लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्ट्रेस आएगी शेयरिंग, कौन सा स्ट्रेन आएगा शेयर, और फॉर्मूला वाइज इस तरह से लिखा जा सकता है। इसमें एरिया कौन सा यूज करा किया जाएगा, एरिया वो यूज किया जाएगा जहां पर ये टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो उस एरिया को आप यूज करते हो जहां पर टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा होता है। अंडरस्टूड। सो ये 3 मॉडुलस ऑफ ये इलास्टिसिटी हम लोगों ने समझा। कौन कौन सा था मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। एक यंग्स मॉडुलस था, एक बल्क मॉडुलस था, एक रिजिडिटी मॉडुलस था। सो अकॉर्ड उनकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है और उसके अकॉर्डिंग उनको यूज करना है जहां पर भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो आगे बढ़ने से पहले पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ और आप उसको सॉल्व करके हमको आंसर करेंगे। न्यूमेरिकल कर देता हूँ, फिर और डिटेल में जाता हूँ कि वो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्या होती है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, और अपार्ट फ्रॉम प्रोपोर्शनैलिटी इलास्टिक लिमिट और भी क्या क्या चल रहा होता है। सो लेट्स से कि अगर आपको ऐसा बोलता है, मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर, अ वायर of length, let's say 4 meter, is pulled using 5 Newton force if cross-sectional area is 10 raised to power minus 2 मीटर स्क्वायर, थोड़ा सा ठीक है चलेगा, मीटर स्क्वायर, and y, that is Young's modulus of the material, is 2 into 10 raised to power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जितने भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उनका यूनिट स्ट्रेस के बराबर होता है, स्ट्रेस का प्रेशर के बराबर होता है, इसलिए ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दी जाएगी। देन फाइंड elongation in the wire और स्ट्रिंग। सो अभी तक स्ट्रिंग आपकी इनएक्सटेंसिबल रहती थी, अगर एक्सटेंसिबल होगी तो इस तरह से इंफॉर्मेशन देकर के उसकी लेंथ हम बता सकते हैं, कितना एक्सटेंड हो जाता है, कितना इलोंगेट हो जा रहा है। ट्राई कीजिए और आपको बताना है कि कितना उसमें इलोंगेशन आने वाला है। पिक्चर कुछ ऐसा दिखाया जा सकता है। फोर्स आप पुलिंग फोर्स लगा रहे हो, आपको y पता होगा, आपको a पता होगा, आपको l नोन होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको उन्होंने, डेल्टा एल आपको कैलकुलेट करना है। टेन रेज़्ड टू पावर minus 6 meter, which is basically 1 micrometer.
ओके दैट्स गुड कि एक ही नंबर आ रहा है, और सिंस एक ही नंबर आ रहा है सो देयर इज लॉट मोर चांसेस कि वो करेक्ट है. 1 by 10 raised power 6, that is same as 10 raised power minus 6. Okay. So आप डायरेक्टली यूज करोगे चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई. सो एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला जॉब इज डन. फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब कंप्लीट हो जाती है. बाकी आपको फिर क्या करना होता है, कैलकुलेशन करनी होती है. कैलकुलेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपको कॉन्सेप्ट लर्न करना है, क्योंकि विदाउट कैलकुलेशन और विदाउट प्रॉपर कैलकुलेशन आप करेक्ट आंसर नहीं निकाल पाएंगे. सो वो भी आपको करना है, आप लोग कर लेते हैं. स्टिल अगर आप गलतियां करते हैं कैलकुलेशन में, देन यू नीड टू बी एट मोस्ट केयरफुल बिकॉज दैट्स योर डोमेन. एनीवे, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या बोलेंगे, दिस इज गोइंग टू बी एफ की वैल्यू आपको दे रखा है 5 न्यूटन, प्रॉपर है. एसआई यूनिट पे, यूनिट्स का भी ख्याल रखना होता है. लेंथ आपको 4 मीटर दिया गया, ये भी प्रॉपर है. एरिया 10 रेज़ पावर माइनस 2 डायरेक्टली मीटर स्क्वायर पे दे रखा है. वाई की वैल्यू 2 इंटू 10 रेज़ पावर 9 दे रखा है. सारे नंबर्स आपको पता है. फिर जस्ट लाइक कि कुछ नंबर्स हैं उनको सेटल डाउन करना है, सेटल कर सकते हो. ऊपर से आपको 20 मिलेगा, नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 10 मिलेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 10 रेज़ पावर 3 आएगा और ये 10 रेज़ पावर माइनस 9 आएगा. सो ये 10 रेज़ पावर माइनस 6 आएगा. सिंस सभी कुछ आपने ऐसा यूनिट पे लिखा हुआ है तो आंसर भी ऐसा यूनिट में आएगा, यानी मीटर आएगा. यानी लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी, 0.0000001 मीटर. Basically, you can write it as 1 micrometer. Now you think about ये क्या, इसको प्रैक्टिकल लाइफ से अगर रिलेट करने की कोशिश करो तो अगर आपने 4 मीटर का वायर लिया है, 4 मीटर का, 4 मीटर, यू कैन इमेजिन हाउ मच दैट इज. एंड अगर उसको 5 न्यूटन फोर्स से लगाया है और अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 10 रेज़ पावर माइनस 2 है, 10 रेज़ पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर को आप गेस कर सकते हो कितना होगा, कि वो 10 सेंटीमीटर के आसपास का उसका डायमीटर रहा होगा या फिर लेंथ रहा होगा, विड्थ रहा होगा, जो भी आप बोलो. और स्टील का यंग मॉडुलस या जो मटेरियल यंग मॉडुलस होते हैं वो रफली इस ऑर्डर के होते हैं, 10 रेज़ पावर 9 10 के ऑर्डर के होते हैं. सो सिंस यंग मॉडुलस बड़ा होता है तो यंग मॉडुलस लार्जर वैल्यू होने की वजह से डेल्टा एल की वैल्यू कम आती है. सो यू विल फाइंड कि उसका इलोंगेशन कितना है, बहुत कम इलोंगेशन आता है. So even in this 4 meter length, you are getting elongation as 1 micrometer, जिसको आप अगर स्केल से मेजर करोगे तो आपको मेजरमेंट में भी नहीं समझेगा, क्योंकि इसको मेजर करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट भी बहुत प्रिसाइज यूज करना होगा. सो पॉइंट इज कि जो इलोंगेशंस आते हैं या फिर जो कंप्रेशंस आते हैं, डिफॉर्मेशंस आते हैं, वो बहुत कम आते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशंस में. तो इसलिए उनको जनरली इग्नोर करके चलते हैं. यही रीजन है कि हम वायर या स्ट्रिंग को हम इनएक्सटेंसिबल एज्यूम कर पाते हैं, because they are very there's a very less elongation or compression taking place. So लेकिन अगर ये रबर का रहा होता है या किसी ऐसी चीज का रहा होता है जिसमें काफी ज्यादा elongation आता है तो फिर वो अप्रिशिएबल रहता है, तो उसको फिर हमको ऐसा एजम्पशन में नहीं चलेगा कि वो इनएक्सटेंसिबल है. एनीवे, नंबर छोटा हो या बड़ा हो, कैलकुलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है. तो ऐसा कैलकुलेशन पूछ सकता है कि कितना elongation आएगा तो हम बता सकते हैं. तो इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, सिंपल सिंपल. और जनरली आपको यंग मॉडुलस दे देगा, एरिया देगा, लेंथ देगा, अप्लाइड फोर्स देगा, इलोंगेशन के बारे में बात कर लेगा, या फिर इलोंगेशन देकर के वाई या एरिया या लेंथ कुछ भी पूछा जा सकता है. दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट. वो मटेरियल का आपको देगा कितना होता है, सच नहीं हो फिक्स होता है, वो कंपोजिशन पे भी डिपेंड करता है. और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है वो आप चाहेंगे तो गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको एक बार पता चल जाएगी. एंड ये नंबर आपको याद भी नहीं रखने होते हैं कि किसका कितना यंग मॉडुलस होता है. नो, नेवर, दे डिड नेवर आस्क, दे विल ऑलवेज गिव यू द वैल्यू, बट जस्ट फॉर कॉमन सेंस और उसके पर्पस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो. हाँ, ये भी आप देख सकते हो कि इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हमने क्रॉस सेक्शन एरिया को और कम कर दिया होता तो लेंथ बढ़ गई होती, बिल्कुल बढ़ गई होती. तो क्रॉस सेक्शन एरिया रोल प्ले करता है, लेंथ रोल प्ले करता है, फोर्स कितना लगा रहे हो वो भी रोल प्ले करता है, और मटेरियल की प्रॉपर्टी भी रोल प्ले करती है. तो ये सब मिलकर के डिसाइड करते हैं कि कितना लेंथ जाने वाला है. इस पे और भी कई तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, कितने भी डिफिकल्ट बनाए जा सकते हैं,
क्योंकि वो फोर्स को वेरी करने के हमारे पास n नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, तो हम लोग उनको एज एग्जांपल्स देखेंगे शॉर्टली। उससे पहले कुछ और पॉइंट समझ लेते हैं। सो रिलेशन बिटवीन stress and strain in case of wire। एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट भी है। आप कॉलेज पे जाएंगे ग्रेजुएशन के लिए, तो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में आप ये एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होंगे। प्रैक्टिकली लेबोरेटरी में आप स्ट्रेस मेजर करेंगे, स्ट्रेन मेजर करेंगे और उसका प्लॉटिंग करेंगे, और आप देखेंगे कि ग्राफ कैसा आएगा। तो उस ग्राफ को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन पढ़ा है, लेकिन वो रिलेशन केवल प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के इनसाइड पढ़ा था, कि जब स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन वो हमेशा प्रोपोर्शनल नहीं रहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे वहां पर एक्सपेरिमेंट में, कि आप एक रॉड लोगे किसी मेटल का बना हुआ, और मटेरियल का भी कह सकते हो, और उसको क्लैंप करने का। क्लैंप करने के बाद फिर उसको टेंशन देना या कंप्रेशन देना। तो इसको बेसिकली आप पुल कर रहे होगे। जब आप इसको पुल करोगे, देन यू नोटिस कि उसकी लेंथ बढ़ रही होगी। कितना लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा उसको आप चार्ट में बनाएंगे। कितना फोर्स लगा रहे हो उसको भी आप यूज करोगे। तो उसके लिए अगर हम सिंपलेस्ट फिगर बनाए तो कुछ इस तरह की नजर आएगी आपको। वायर बोला है तो वायर जैसा दिखा देते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर एक वायर आपने ऐसा हैंग करा दिया। ये जो है, दिस इज योर वायर। इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया आप मेजर कर सकते हो। किस मटेरियल का है वो आपको वाई पता रहेगा, कितना लेंथ आपने यूज किया है वो भी पता रहेगा। इस पर फोर्स लगाने के लिए कई बार हम लोग क्या करते हैं, mg लगा देते हैं। तो यहाँ पर मास को हैंग कराओगे तो फोर्स बन जाएगा। तो फोर्स लगाना भी आपके लिए आसान होगा और मेजर करना भी आसान होगा कि कितना फोर्स आप लगा रहे हो। सपोज कर लीजिए आपने 10 kg हैंग कराया, तो 100 न्यूटन आप लगा रहे हो, ये आपको पता चल जाएगा। ना पॉइंट ये है कि अगर इसके किसी भी इंस्टेंट पर आप स्ट्रेस मेजर करोगे तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी, स्ट्रेस की वैल्यू आएगी F/A। और किसी भी इंस्टेंट पर स्ट्रेन मेजर करोगे तो स्ट्रेन में की वैल्यू आएगी डेल्टा L/L। ना इसके बाद आप क्या करने वाले हो, डिफरेंट एफ लोगे, एफ की वैल्यू बदलते रहोगे तो स्ट्रेस बदलती रहेगी, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन बदलती रहेगी, और फिर बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर उन पॉइंट्स को आप प्लॉट करोगे, कुछ ऐसा। सिंपल डायमेंशन बना देते हैं, दैट्स नॉट लुकिंग गुड। सो लेट्स से ये एक एक्सिस रहेगी आपकी और दूसरी एक्सिस ये रहेगी। एक एक्सिस में आप स्ट्रेस को लोगे और दूसरे में स्ट्रेन को लोगे। ये ग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट है, अभी थ्योरेटिकली एग्जाम में कई बार दिख जाता है और उससे रिलेटेड आपसे इंफॉर्मेशन पूछ लेते हैं। फिर वो जो पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स को आप ड्रॉ करोगे। फिर उन पॉइंट्स को कंप्लीट करते हुए एक ग्राफ बना दोगे। कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा जैसा आपको डॉटेड पॉइंट से दिखा हुआ है। और फिर इस ग्राफ को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट एग्जैक्टली दिस मींस, व्हाट आर द पॉइंट्स, और उससे रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, आपने कुछ लिखा है वो पढ़ता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। आपने लिखा है कि जब एक्सटेंशन होगा तो हर चेंज के बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बदलेगा, तो उससे कैसे डील करेंगे। हाँ, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब आप फोर्स लगाओगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो एरिया चेंज करेगा। तो अभी क्या करोगे, बेसिक लेवल पर आप एरिया को कांस्टेंट ट्रीट करोगे। सो यहाँ पर आप ए को कांस्टेंट ट्रीट करोगे। ए इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एज्यूम्ड होता है। और अगर आप हायर लेवल पे जाओगे, हायर लेवल बोलेगा तो फिर जब आप इंडस्ट्रियल लेवल पे जाओगे या फिर कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे होगे रियल लाइफ में, तो उस केसेस में फिर क्या करना होगा, फिर ए को हमको मेजर करना होता है। उसके लिए एक पॉइजन्स रेशियो होता है, हम लोग पढ़ेंगे। तो पॉइजन्स रेशियो की हेल्प से हम बता सकते हैं कि एरिया में कितना चेंज आ रहा है लेंथ के चेंज के लिए। सो अनटिल एंड अनलेस कुछ बोलता है तो आपको अपने लेवल पर क्या करने का, कि ए को कांस्टेंट मानना है ऑल थ्रू। एंड आगे हम बताएंगे आपको पॉइजन्स रेशियो। जब पॉइजन्स रेशियो आ जाएगा तो फिर एरिया के कैलकुलेशन को हम काउंट करेंगे कि उसमें कितने चेंजेस आ रहे हैं। सो ए इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, क्योंकि ए में जो ए ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, उसमें जो चेंजेस आएंगे बहुत स्मॉलर आएंगे, तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। ओके, सो ए इज टू बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट।
आपने लिखा इन रॉड केस इज स्ट्रेस कांस्टेंट एज f by a इज अ कांस्टेंट। तो अब देखो कि अगर आपने f कांस्टेंट लगाया, a को कांस्टेंट ट्रीट किया है, तो स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाएगी। बट आप क्या करोगे कि f की वैल्यू बदलते रहोगे, f को वैल्यू को बदलना है, a कांस्टेंट रहेगा तो स्ट्रेस की वैल्यू बदलती रहेगी। स्ट्रेस आप चेंज करोगे तो स्ट्रेन चेंज करेगा। तो फिर आप देखोगे स्ट्रेस और स्ट्रेन में कैसे पॉइंट्स आ रहे हैं। तो सपोज कर लीजिए, मैं आपको एग्जांपल से बताता, लेट से आपने f को 10 न्यूटन लिया, तो जैसे आपको 10 न्यूटन लिया तो ये एक वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद स्ट्रेन की एक वैल्यू आ जाएगी, 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, उन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे कोऑर्डिनेट में दिखा दोगे। फिर इसके बाद नया एफ लो, लेट से 20 न्यूटन लिया, तो अगर आपने एफ 20 न्यूटन लिया तो स्ट्रेन आपका बढ़ गया, उसके करस्पॉन्डिंग कितना स्ट्रेन आया उसको ड्रॉ कर दिया, फिर नेक्स्ट लिया, फिर नेक्स्ट लिया, इस तरह से नेक्स्ट नेक्स्ट लेते चले जाएंगे और चेक करेंगे कि ग्राफ कैसा बनता है। तो आई हैव ड्रॉन की कौन कौन किस तरह से पॉइंट्स आपको नजर आने वाले हैं। इसको अगर हम सॉलिड लाइन से ड्रॉ करें तो कुछ रफली ऐसा ड्रॉ किया जा सकता है। ये ग्राफ को मैं इरेज करना चाह रहा था, डॉटेड को, और फिर सॉलिड लाइन से बना था। सिंपल सी बात है कि अगर आप स्ट्रेस जीरो रखोगे तो स्ट्रेन भी जीरो रहेगा, या स्ट्रेस जीरो रखोगे तो स्ट्रेस जीरो रहेगा। फिर ये स्ट्रेट लाइन जैसा जाता है, सो इट गोज लाइक अ स्ट्रेट लाइन, देन टेक a bit curve, then goes like this, then have this wavy nature, then goes like this. So roughly कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा आपको जब आप प्लॉट करोगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बारे में मैं बताता हूँ और वो पॉइंट आपके लिए खास इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये ओ पॉइंट है, ओरिजिन। यहाँ पर एक पॉइंट इंडिकेट करता हूँ मैं, ए। यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट इंडिकेट किया जा रहा है जिसका नाम है बी। यहाँ पर जहाँ पर ये वेवी नेचर स्टार्ट हो रहा है उसके पहले पॉइंट एक पी है। जहाँ पर ये एंड हो रहा है उसका नाम सी दे सकते हैं, टॉप पॉइंट का नाम डी दे सकते हैं, और ये लास्ट पॉइंट का नाम ई दे सकते हैं। ऐसा ग्राफ हर केस में रहेगा। ऐसा ग्राफ मेटल का, अगर हम कोई वायर लेते हैं ना, वायर केस के लिए, तो अगर मेटल का वायर लेते हैं तो आप पाओगे कि सिमिलर टाइप का कर्व दिखता है। कई बुक्स इसको और भी सिंपलर वर्जन में बना देते हो, केवल सिंपली ऐसा बना देंगे तब भी चलेगा। तो प्रैक्टिकली आप मेजर करोगे तो आपको इस तरह से दिखता है। और जो भी ग्राफ बनाएगा तो कुछ पॉइंट्स होते हैं उस प्रोसेस पे, दे आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट टेक्स प्लेस। सो वो पॉइंट्स का मतलब क्या होता है ये अपने को समझना है कि कौन सा इलास्टिक लिमिट है, कौन सा प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, कब मटेरियल यील्ड करता है, कब मटेरियल प्लास्टिक कंडीशन में जाता है, कब मटेरियल ब्रेक करता है। सो ये आपको स्टडी करना होता है हर मटेरियल के बारे में। तो जिसका आप करोगे तो रफली ऐसा ग्राफ आएगा। अगर आपने कोई वायर या मेटालिक लेंथ को लिया हुआ है, ओके, अब ये क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओ पॉइंट या जीरो पॉइंट हमको क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि जब आपने स्ट्रेन जीरो दिया, यानी कोई डिफॉर्मेशन नहीं लगाया, तो उस समय कितना स्ट्रेस रहा होगा? जीरो। बेसिकली जब आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, एज्यूमिंग कि वायर का अपना खुद का मास निग्लिजिबल है, सो आपने कोई फोर्स नहीं लगाया तो इस पर कोई स्ट्रेन नहीं आया, स्ट्रेस नहीं आया, तो दोनों जीरो रहेंगे। तो ये दोनों जीरो रहता है। फिर यहां से लेकर के ए पॉइंट तक आप देखोगे ये स्ट्रेट लाइन होती है। ये जो ए ओ स्ट्रेट लाइन है, इसी पर हुक्स लॉ वैलिड होता है। तो ये जो ए पॉइंट है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, दिस ए पॉइंट, और फिर इसके बाद एक बी पॉइंट मिलेगा आपको। ये दो अलग अलग पॉइंट होते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि लेट मी यूज दिस ब्लैक कलर, ओ टू ए रीजन, दिस इज स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है, प्रोपोर्शनल रेंज होती है। तो ए को बोलते हैं कि ए इज अ प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। इस रीजन में आप पाओगे कि ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट मीन्स हुक्स लॉ इज वैलिड, हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल। सो हुक्स लॉ की एप्लीकेबिलिटी केवल ओ से ए रीजन तक होती है, और इसी ए पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। दिस ए इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। नाम से भी क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि इसके बाद फिर प्रोपोर्शनैलिटी नहीं लगेगी। फिर ये अपना नेचर कब बदलना स्टार्ट होता है, फिर वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है। ए से बी वाला जो जोन है
उस पर मटेरियल आप पाओगे कि इलास्टिक होता है, लेकिन कुछ डिफॉर्मेशंस भी आने लगते हैं, तो कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन भी आना लगता है। लेकिन अगर आप बी तक ले जाकर के भी छोड़ते हो तो फिर ये रिकवर करेगा बट पूरा नहीं करेगा। सो ये जो बी पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं दैट इज इलास्टिक लिमिट। अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो तो ज्यादा इजी लगेगा आपको और समझ में भी आएगा। कैसा कि सपोज के लिए आपने यहाँ पे फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ में डेल्टा एल का इजाफा हो गया, बढ़ गया लेंथ। फिर आपने ये फोर्स को हटा दिया। जैसे आप फोर्स को हटाएंगे देन यू विल फाइंड कि वायर अपना ओरिजिनल लेंथ पे चला जाएगा। सो जब तक ये वायर अपने ओरिजिनल लेंथ पे जा रहा होता है तब तक आप बोलते हो कि ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट पे चल रहा है, क्योंकि जैसे ही आपने स्ट्रेस को जीरो किया स्ट्रेन जीरो हो जाएगा। सो ओ से ए रीजन पर आप पाओगे कि अगर आपने फोर्स को रिमूव किया सो इंक्रीज इन लेंथ विल बिकम जीरो, या चेंज इन लेंथ विल बिकम जीरो, दैट मीन्स डिफॉर्मेशन विल बिकम जीरो, दैट मीन्स इट विल एक्वायर द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली। लेकिन अगर आप ए से बी की तरफ गए, ए और बी के बीच में कहीं पर है, और अगर आपने स्ट्रेस को बढ़ा दिया, ए लेवल से भी बढ़ा दिया, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के ऊपर ले गए, यानी इसको आपने ज्यादा फोर्स से पुल कर दिया, तो उस केस में इंक्रीज इन लेंथ आएगा। बट अगर आपने बाद में फोर्स को रिमूव किया तो ये रीगेन तो करेगा लेकिन कंप्लीटली रीगेन नहीं कर पाएगा, कुछ उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन जरूर आ जाएंगे। तो वो ये जो परमानेंट डिफॉर्मेशन की एंट्री होती है वो ए पॉइंट के बाद होती है, आफ्टर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होता है। तो कई बार ऐसा फिगर बना के भी आपको दे देगा कि आपको बी पॉइंट तक ले गया तो बताइए कितना परमानेंट स्ट्रेन है। तो उसके लिए क्या करोगे, बी पॉइंट से आप जो ओरिजिनल ग्राफ है उसके पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ कर दोगे। तो ये बता रहा है कि जब आपने फोर्स रिमूव कर दिया, थोड़ा ध्यान से समझना होगा क्योंकि अदरवाइज ये उड़ जाएगा आपसे। फिर से मैं बोल देता हूँ, ओ से लेकर के ए तक ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, मीनिंग फोर्स हटाओगे कंप्लीट रीगेन हो जाएगा। ए के बियॉन्ड अगर आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने का मतलब हुआ आपने स्ट्रेस को बढ़ाया। सो अगर ए पॉइंट के बियॉन्ड आपने स्ट्रेस को बढ़ाया है तो फिर आप पाओगे कि उस फोर्स को हटाने के बाद ये कंप्लीटली रीगेन नहीं करेगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन जरूर आएगा। हाउ टू गेट दैट परमानेंट डिफॉर्मेशन, तो जिस पॉइंट पर बी है वहां से पैरेलल टू ए आप एक लाइन को ड्रॉ करो। ये बता रहा है कि जब आपने फोर्स हटाया तो स्ट्रेन भी कम हो रही है, क्योंकि फोर्स हटाने से स्ट्रेस कम हो रहा था। तो स्ट्रेस कम हुआ, स्ट्रेन कम हुआ, लेकिन ये जो ग्राफ है डॉटेड वाला वो जीरो को, ओरिजिन को टच नहीं करेगा। दैट विल बी टचिंग समवेयर हियर, ओ डैश। लेट्स से ये ओ डैश है, तो ओ डैश जो है उस केस ओ डैश पॉइंट के लिए आप देखोगे स्ट्रेस तो जीरो हो गया, दैट मीन्स फोर्स तो आपने हटा दिया, लेकिन स्ट्रेन जीरो नहीं हुआ, दैट मीन्स स्ट्रेन स्टिल देयर। और कितना स्ट्रेन देयर वहां पर अभी बच रहा है, तो ये जो अमाउंट है, दिस लेंथ, ये छोटा सा जो भी आया है, दिस इज योर परमानेंट डिफॉर्मेशन। सो परमानेंट डिफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर इलास्टिक लिमिट तक है तो पैरेलल टू दी प्रोपोर्शनैलिटी या हुक्स लॉ वाली लाइन के अलोंग आप लाइन को लेके आइए, जहां पर आएगा उस पॉइंट को मीट करा दीजिए। उस पॉइंट की, ये इस ग्राफ आपको दिया होगा तो यहाँ पर नंबर दिया होगा, जो भी नंबर दिया होगा वही उसका परमानेंट डिफॉर्मेशन है। ये जो नंबर आएगा वो क्या रीड करेगा, डेल्टा एल बाई एल, तो वो स्ट्रेन को रीड करेगा। ओरिजिनल एल की वैल्यू रख करके हम डेल्टा एल भी बता सकते हैं कि कितना एलोंगेशन बचा हुआ है परमानेंटली। Are you getting my point? So O to A, Hooke's law is valid. A to B, Hooke's law is not valid. ए से बी वाले सेगमेंट पे हुक्स लॉ की वैलिडिटी नहीं रहती है और वो बी इलास्टिक लिमिट कहलाता है। फिर जब हम बी से आगे बढ़ते हैं फिर क्या हो रहा होता है उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बी से पी वाले रीजन में आप पाओगे कि जो मटेरियल है वो पार्शली इलास्टिक होगा और पार्शली प्लास्टिक होगा। सो हम बोलेंगे कि कुछ तो इलास्टिक रहता है, पार्शली इलास्टिक एंड पार्शली प्लास्टिक। प्लास्टिक मीन्स की परमानेंट डिफॉर्मेशन के साथ साथ रहता है, कुछ इलास्टिक रहता है। तो ये बी से पी होता है। पी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम यील्ड पॉइंट कहते हैं। यील्ड पॉइंट का मतलब ये होता है कि अब मटेरियल की स्ट्रेंथ जा चुकी है, अब मटेरियल फ्लो कर सकता है। फ्लो करने का मतलब है कि अगर आप बहुत कम फोर्स लगाएं, उसके बियॉन्ड अगर आपने फोर्स को स्लाइटली भी बढ़ाया है ना,
0 के बराबर बढ़ाया है, निग्लिजिबली बढ़ाया है, तब भी लेंथ में बहुत बड़ा इंक्रीमेंट आने वाला है। आप चाहो तो इसको ऑब्जर्व कर सकते हो घर पे। अगर कोई वीकर मटेरियल का वायर लो और उसको पुल करो तो इनिशियली उसको इलोंगेट करना बहुत डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन एक बार जब वो इलोंगेट होने लगा तो आपको ऐसा लगेगा कि इट्स लाइक बिना एफर्ट के बढ़ता चला जा रहा है और उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है। सो दैट इज हैपनिंग एट पीसी सेगमेंट, क्योंकि आपने स्ट्रेस को तो नहीं बढ़ाया, लेकिन आप देखो स्ट्रेन बढ़ता चला जा रहा है। स्ट्रेन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है कि डेल्टा एल की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। सो पी पॉइंट, जिस पॉइंट के बियॉन्ड ऐसा होने लगता है उस पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट कहते हैं। और P2C सेगमेंट जो आपको मिलेगा, P2C सेगमेंट, इसमें मटेरियल फ्लो करता है, तो हम लिख सकते हैं मटेरियल स्टार्ट फ्लोइंग। फ्लोइंग का मतलब है इट्स लाइक लिक्विड और फ्लूइड जैसा बिहेव कर रहा होता है। वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फोर्स elongates it to by too much length. सो मटेरियल elongate करना स्टार्ट कर देता है। इस पे ये कंप्लीटली प्लास्टिक नेचर को शो कर रहा होता है। सो जनरली आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ए पॉइंट प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, बी पॉइंट इलास्टिक लिमिट, पी पॉइंट यील्ड पॉइंट। एक बार यील्ड पॉइंट आने के बाद फिर क्या होता है, फिर सिचुएशन बदलने लगती है। कैसे बदलती है उसको मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट करके बता देता हूँ। सो ये वायर हालांकि मैंने बहुत थिन बनाया हुआ है। आप कभी ऐसा वायर को पुल करके देखें तो आप पाएंगे कि कुछ ब्रेक होने से पहले ये कैसे बिहेव करता है। सपोज कर लीजिए कि वो इस पॉइंट पे ब्रेक होने वाला है। आप जानते हो कि अगर वायर को आप पुल करोगे तो एक स्टेज के बाद वो ब्रेक करेगा, और ब्रेक एक साथ सभी पॉइंट से नहीं करता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर वायर ब्रेक करेगा, इट वोंट ब्रेक साइमल्टेनियसली एट ऑल पॉइंट्स, इट विल ब्रेक एट वन टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। जिस पॉइंट पर ये ब्रेक हो रहा होता है वहां पर क्या चल रहा होता है वो समझते हैं। सो लेट्स से कि वो इस पॉइंट पर ब्रेक होने वाला है, तो उसके सराउंडिंग का छोटा वर्जन को हम मैग्नीफाई करके देखते हैं कि वो कैसे बिहेव करता है। सो यू विल फाइंड कि कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। ब्रेक होने से पहले ये नेक फॉर्मेशन करता है। तो जिस पॉइंट पर ऐसा नेक फॉर्मेशन हुआ, इसको बोलते हैं कि नेक बना हुआ है, नेक फॉर्मेशन। सो यू विल फाइंड कि किसी एक पॉइंट पर वो थिन होना स्टार्ट हो जाता है। जिस पॉइंट पे थिन होना स्टार्ट होगा फिर उसी पॉइंट से वो ब्रेक करेगा फ्यूचर में जाकर के। सो सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये नेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, और फिर अगर आप फोर्स लगाते हो तो फिर आप पाओगे कि ये नेक जो है वो डिटैच होने की कोशिश करता है और अल्टीमेटली फिर वो डिटैच हो जाता है। तो डी पॉइंट में ये है कि डी पॉइंट इज दैट स्ट्रेस जिस पर ये ब्रेक करने वाला है, डिटैच होने वाला है। सो ये मैक्सिमम स्ट्रेस है जो वो बियर कर सकता है, और ई को हम लोग जनरली ब्रेकिंग पॉइंट बोल देते हैं। सो एट सी पॉइंट नेक फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सी पे नेक फॉर्मेशन बनता है, डी पर मैक्सिमम नेक बनती है और ई पर ब्रेक हो जाता है, ऐसा लिख सकते हैं। सो डी इज मैक्स नेक और ई पॉइंट इज अ ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट। जनरली इन पॉइंट्स पे वो बहुत ज्यादा डिटेल में हार्डली पूछेगा, बट फ्रिक्वेंटली क्या पूछता है आपसे, फ्रिक्वेंटली इस बात पे पूछता है कि ए बी पी और इन पॉइंट्स का क्या चल रहा है। सो इन पॉइंट्स के बारे में आपको ख्याल रखना होगा। क्विकली मैं समराइज कर देता हूँ, अगर आपने फॉलो किया तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एक वायर लीजिए, वायर पर फोर्स लगाइए, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के लिए स्ट्रेस मेजर कीजिए, उसके बाद स्ट्रेन मेजर कीजिए, फोर्स को बढ़ाते रहिए। तो पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल रहेंगे, हुक्स लॉ को फॉलो करेंगे। बियॉन्ड एक लिमिट के बाद अगर आप ज्यादा फोर्स लगाते हो तो फिर ये इलास्टिक लिमिट तक पहुंचेगा। उसके बियॉन्ड भी अगर आप फोर्स लगाते हो तो फिर ये यील्ड पॉइंट पर चला जाएगा। यील्ड पॉइंट के बियॉन्ड भी अगर आप फोर्स लगाते हो तो मटेरियल फ्लो करेगा। मटेरियल फ्लो करने के बाद अगर फिर फर्दर भी आप अगर फोर्स लगाते हो तो नेक फॉर्मेशन होगा। नेक फॉर्मेशन के बाद वो थिनिंग हो जाएगा, मैक्सिमम थिनिंग होने के बाद वो ब्रेक कर देगा। तो दिस इज हाउ द वायर ब्रेक्स एंड यू कैन ऑब्जर्व अ वायर ब्रेकिंग बाय अप्लाइंग अ फोर्स। सो ये थ्योरेटिकली है, काफी इंपॉर्टेंट है, और कुछ कंसर्न रहा हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग इसके आगे बढ़ जाते हैं। सो अल्टीमेटली ये कि जो हुक्स लॉ है उसकी वैलिडिटी ओ से ए रीजन तक ही है, उसके बियॉन्ड नहीं है। और जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप उसको फॉर ग्रांटेड ओ से ए तक मानेंगे, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन सेज समथिंग।
फ्लो वाला पार्ट नहीं समझा। आई डोंट नो, आप में से कुछ लोगों ने कभी ऐसा फील किया, एक्सपेरिमेंट किया है? कोई भी मटेरियल ले लो, इवन अ वायर तो आपके लिए पुल करना डिफिकल्ट होगा। इवन रबर को भी आप ब्रेक करके देखो, रबर का कोई स्ट्रिप लो, उसको पुल करो तो उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, और पुल करो बढ़ती जाएगी, और भी पुल करो बढ़ती जाएगी। एक स्टेज के बाद आप पाओगे कि आपको ऐसा एहसास होगा, यू विल फील दिस, कि अगर आप उसको फोर्स तो लगा रहे हो, लेकिन फोर्स कम लगाने पर भी ज्यादा बढ़ रहा है। इनिशियली आपने फोर्स लगाया था तो उसका एलोंगेशन कम फील हुआ था, एक स्टेज के बाद वेरी स्मॉल फोर्स विल इलोंगेटेड बाय वेरी लार्ज अमाउंट। जब कभी ऐसा होने लगता है, जब कभी ऐसा होने लगता है, देन यू विल फाइंड कि वो फ्लो कंडीशन पर आ गया। हाँ, सी पॉइंट पर नेक फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है और डी पॉइंट पर मैक्सिमम नेक फॉर्मेशन हो चुका है। नाउ यू सी कि मैक्सिमम नेक फॉर्मेशन होने का मतलब एरिया बहुत कम हो गया। एरिया कम हो गया तो स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ जाती है। सो डी पॉइंट पर स्ट्रेस क्यों बढ़ा? डी पॉइंट पर स्ट्रेस इसलिए बढ़ा क्योंकि वहां का एरिया सबसे कम हो गया, बिकॉज नेक जो बना था उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया था। सो डी जो है वो नेक का मैक्सिमम फॉर्मेशन वाला पार्ट है, सी स्टार्ट करने वाला पार्ट है। सो नेक फॉर्मेशन स्टार्ट्स एट सी, becomes deep मतलब maximum at D and ultimately breaks at E। प्लास्टिक कैरी बैग, हाँ प्लास्टिक कैरी बैग पे भी कर सकते हो, वो भी एक मटेरियल है। सो सारे मटेरियल ऐसे बिहेव करते हैं। जो कैरी बैग होता है प्लास्टिक का, उसको आप एलोंगेट करके देखो, इनिशियली इट्स गोइंग टू बी टफर टू एलोंगेट, आफ्टर वन स्टेज इट अपीयर्स लाइक कि ये अपने आप बढ़ रहा है बहुत छोटा अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने से। सो वो उसका फ्लो कंडीशन है आफ्टर यील्ड पॉइंट। we can experience that when we pull a thin plastic tape। yes, प्लास्टिक टेप पे भी आप कर सकते हो। सारे मटेरियल के लिए ट्रू होता है क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो इट्स ट्रू फॉर ऑल मटेरियल्स। बट क्या होता है कि कुछ पर ये अप्रिशिएबली हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, कुछ पर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप वुड का मटेरियल लो और आप पुल करो, या फिर आयरन का लो आप पुल करो, तो आप पुल भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप मशीन के द्वारा पुल करते हो, देन यू विल रियलाइज कि एक स्टेज के बाद फोर्स कम लगता है और फ्लो ज्यादा होता है। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि इट इज फ्लोइंग। कैन वी सी इट इन रबर बैंड? वी कैन सी नेक देयर। आप रबर बैंड पे भी देख सकते हो नेक। आपको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना होगा कि कैसा नेक बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, बट इट फॉर्म्स। सो वो जरूर बनेगा, पहले नेक फॉर्मेशन होगा। इसका जो विजुअल इफेक्ट सबसे अच्छा कब मिलता है? जब आप कोई स्टील का या फिर आयरन का वायर लेते हो, और वायर को थोड़ा सा थिक वायर लेते हो, फिर उसको पुल करते हो किसी फोर्स या मैकेनिज्म के द्वारा, देन यू कैन सी द नेक वेरी क्लियरली कि वो एक पॉइंट पे थिन हो रहा है, थिन हो रहा है, थिन हो रहा है, फिर इसके बाद ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने के बाद डिटैच हो रहा होता है। सो दैट यू कैन सी in the wire very clearly, and you will be doing this kind of experiment later on। So हाँ, इंजीनियरिंग में आप इसको बहुत डिटेल में करने वाले हो। मटेरियल को चेक करने के लिए बेसिकली ये इसलिए यूज किया जाता है, जैसे आपने पढ़ा था अभी लास्ट चैप्टर में हम लोग बात कर रहे थे कि एरोप्लेन फ्लाई करना होता है तो उसकी विंग्स के लिए मटेरियल चाहिए होता है, विंग्स के लिए स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल चाहिए होता है जिसकी स्ट्रेंथ अलग हो, उसके टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटीज अलग हो, और उसकी लोड कैपेसिटी हाई हो। सो उसके लिए आपको ये सब करके चेक करना पड़ता है कि कौन सा मटेरियल कितना बियर लोड को बियर कर सकता है, किस स्टेज के बाद ये यील्ड कर जाएगा। वो सारी स्टोरीज आपको पहले चेक करनी होती है, फिर बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट उसको अप्लाई करते हो। इनफैक्ट फ्यूचर में आप पाओगे कि जो मटेरियल साइंस है, हालांकि अभी मटेरियल साइंस रिसर्च बेस ज्यादा है, प्रैक्टिकल बेस कम है। सो जो मटेरियल साइंस या मटेरियल इंजीनियरिंग है, उसका बहुत ज्यादा स्कोप है। आगे चल करके आप देखोगे, अभी भी आप देखते होगे कुछ स्मार्ट मटेरियल्स आ गया। जो स्मार्ट मटेरियल्स हैं, लाइक कि वो उनको आप इजीली फोल्ड कर सकते हो, उनको रीशेप कर सकते हो, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। दे हैव मोर थर्मल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज और कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज, और जैसा भी आप चाहो उस तरह की प्रॉपर्टीज है। ये जो स्मार्ट मटेरियल का डेवलपमेंट है, वो इसी पर्पज वो उसका उसका ओरिजिन इसी वजह से हो पा रहा है, बिकॉज वी नो इनसाइड की इनसाइड मटेरियल कैसे बिहेव करता है। फिर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से हम नए मटेरियल्स को क्रिएट कर पा रहे हैं। So this has a very bright future in coming times। So but इसका ग्लिम्स आपको इंजीनियरिंग में जरूर मिलेगा डिटेल में।
एनीवे आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक आपने जो पढ़ रखा है उसमें हम लोगों ने इलास्टिसिटी की बेसिक डेफिनेशंस के बारे में लर्न किया है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन बिटवीन द टू फॉर हुक्स लॉ एज वेल एज फॉर जनरल पर्पस। इसके बाद एनर्जी कितना स्टोर होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो वी कैन टॉक अबाउट इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर। अगेन हम लोग ये वायर के बारे में ही बात कर लेते हैं और इसके पास कितना इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो लेट्स कम टू दैट प्रीवियस सेटअप की एक वायर है, वायर को आप फोर्स लगाते हो, फोर्स लगा के उसकी लेंथ को बढ़ाते हो, लेंथ बढ़ाते हो, देन वी विल बी फोकसिंग आवर सेल्स बिटवीन दिस इलास्टिक लिमिट एंड प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। उसके बियॉन्ड केवल वो रिसर्च से रिलेटेड स्टफ है और इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो वह फिगर को पहले ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको समझना भी आसान होगा और मेरे को समझाना भी। लेट्स ये वायर अपने पास, और इस वायर पर अपने यहाँ पे मास साइन कर दिया, बेसिकली फोर्स लगा दिया। जब इस पे मास साइन करते हो या फोर्स लगाते हो, सो यहाँ पे मैं फोर्स जैसा दिखा देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। और इसका लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसका यंग्स मॉडुलस Y है, ये सब आपको पता रहेगा। फोर्स की वैल्यू आप बदलते रहते हो, तो फिर आप पाओगे कि इसमें इलोंगेशन आएगा, इसकी लेंथ बढ़ जाती है। लेट्स इसकी जो लेंथ बढ़ रही है वो x अमाउंट से बढ़ रही है, सो F फोर्स लगाने से x अमाउंट से लेंथ बढ़ जाता है। इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ये जो ग्राफ मैंने आपको स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का बताया था ना, इसको आप डिफरेंट वर्जन में भी यूज कर सकते हो। इसको F वर्सेस X भी बोल सकते हो। सो F वर्सेस X भी प्लॉट करोगे तो सिमिलर टाइप का आएगा। क्यों? क्योंकि F को अगर A से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाता है, स्ट्रेस बन जाता है। और हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि एरिया कैसा है, कांस्टेंट है। इसको अगर L से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेन बन जाएगा। वी विल एज्यूम कि L जो लेंथ ओरिजिनल लेंथ है, L मींस ओरिजिनल लेंथ, वो भी कांस्टेंट रहता है। सो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ड्रॉ किया जाए या फोर्स वर्सेस इलोंगेशन ड्रॉ किया जाए, तो ये फोर्स वर्सेस इलोंगेशन है, दोनों का ग्राफ सिमिलर रहता है। सो पॉइंट इज कि विद इन दी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट अगर आप इसको प्लॉट करते हो तो कुछ ऐसा आएगा। सो ये ग्राफ आ जाता है। सो कई बार आपसे ग्राफ भी पूछ सकता है कि फोर्स वर्सेस इलोंगेशन ग्राफ कैसा आता है, तो ये ग्राफ बताएंगे। इसके आगे की जो स्टोरी है वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इलास्टिक लिमिट के अंदर ही और हुक्स लॉ को फॉलो करते हुए बात कर रहे हैं। सो एफ फोर्स आपने लगाया, यानी जीरो फोर्स लगाया, जीरो इलोंगेशन। कोई एफ फोर्स लगाया तो कोई एफ इलोंगेशन आ जाएगा। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। सो लेट्स से कि आपने जब एफ फोर्स लगाया, वो यहाँ पर तक फोर्स लगाते, ये एफ है, तो इलोंगेशन ये आया डेल्टा एल। तो एफ फोर्स लगाने से डेल्टा एल का इलोंगेशन आता है। तो अपने को ये निकालना होगा कि इसके पास एनर्जी स्टोर होगी। अब ये एनर्जी की बात कहाँ से आ गई, तो उसको समझ लेते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर इस फोर्स को हम हटा देते हैं, इफ वी रिमूव दिस फोर्स, देन यू विल फाइंड कि ये अपनी लेंथ को ओरिजिनल लेंथ पे ले जाने की कोशिश करेगा। मीनिंग इज कि ये अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स इसके पास खुद की एनर्जी है। सो वो एनर्जी इस वायर के पास होती है, किस फॉर्म में, इलास्टिसिटी के फॉर्म में। इसीलिए इस एनर्जी को हम बोलते हैं इलास्टिक एनर्जी। और वो एनर्जी कितना होगा, कैन वी से कि जितना इस फोर्स ने वर्क डन किया वही एनर्जी इसके पास जा रही होगी, वर्क एनर्जी थ्योरम। द वर्क डन बाय दिस गोज इनटू द एनर्जी ऑफ द वायर, क्योंकि कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है यहाँ पर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। सो हम बोल सकते हैं कि इलास्टिक एनर्जी, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। अगर उसको हम U लिखते हैं तो U की वैल्यू आएगी वर्क डन बाय फोर्स F। So whatever the work this force does, that is equal to the elastic energy stored. और वर्क डन को हम लोग कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन F dx। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन F dx, डॉट dx होता है तो सेमी डायरेक्शन में, इसलिए डॉट को हटा दिया गया है। फिर आप पाओगे कि दिस इज आल्सो इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर F वर्सेस X। सो ये F वर्सेस X आपको दिया गया है, उसके एरिया अंडर द ग्राफ पता कर लेंगे, विच एरिया इट इज गोइंग टू बी, यू विल फाइंड दिस एरिया। इसको पता करना बहुत ही आसान है। हाउ? बिकॉज ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया हमको निकालना आता है। सो दिस विल बिकम इक्वल टू हाफ बेस
Hello, I got disconnected. So क्या चीजें कनेक्ट हो गई प्रॉपरली? मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, फोर्स वर्सेस एक्स. सो देयर वाज एन इंटरप्शन इन इंटरनेट. अभी मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है, सो वाईफाई हैज गॉन. अगर ये वर्क करता है तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. ओके, एज यू सेड यस, सो मैं इसको कैरी कर लेता हूँ. व्हाट आई वाज सेइंग कि लाइक एफ वर्सेस एक्स पर जो वर्क डन बाय फोर्स आएगा वो एरिया अंडर द ग्राफ आएगा. फिर इस एरिया अंडर द ग्राफ को आप कैलकुलेट करोगे तो बेस डेल्टा एल इंटू हाइट एफ हाफ करके आ जाएगा, तो ये फोर्स आ जाता है. ये जो उसकी एनर्जी स्टोर्ड है वो पता चल जाती है. ये जो एनर्जी स्टोर्ड होगी, दिस एनर्जी स्टोर्ड इज गोइंग टू बी इन फॉर्म ऑफ इलास्टिक एनर्जी. इसलिए इसको इलास्टिक एनर्जी या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं. और इसको आप चाहो तो और भी डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हो. तो अपने पास जो फॉर्मूला आया वो कुछ इस तरह से है. इलास्टिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ द फोर्स द लेंथ इंक्रीज. सो जिस इंस्टेंट पर ये डेल्टा एल से इंक्रीज करेगा, तो इट्स वर्किंग. जिस इलोंगेशन डेल्टा एल की ये बात करेगा, उस डेल्टा एल को हम यूज करेंगे. ओके, मैं क्लियर कर देता हूँ. आपको पॉइंट सही है. कि अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स होता तो माइनस लगाना पड़ता. यहाँ पर देखो, ये जो फोर्स एफ है ये कंजर्वेटिव नहीं है, ये एक्सटर्नल फोर्स है. सो व्हाट इज वी आर टॉकिंग अबाउट, द स्टोर्ड एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी. सो ये जो एफ है वो एक्सटर्नल फोर्स है. कंजर्वेटिव फोर्स उसके अंदर वाले लग रहे होंगे, इनसाइड वाले. तो हम लोग इनसाइड वाले को नहीं यूज कर रहे हैं, हम किसको यूज कर रहे हैं? एफ द फोर्स दैट यू अप्लाइड. सो वट एवर द फोर्स अप्लाइड बाई एक्सटर्नली गोज इन टू द वर्क डन, और वही उसकी एनर्जी पे चला जाता है. तो ये एक्सटर्नल है इसलिए प्लस लिखा हुआ है. अगर इसको हम इंटरनल लिखते तो फिर माइनस जरूर लगाते हैं. सो यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी. तो यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल, और एफ एक्सटर्नली अप्लाइड है, सीट. तो इसलिए उसको पॉजिटिव लिखेंगे. या फिर अपने कॉमन सेंस पे भी बात कर लो कि जो वर्क बाहर वाला फोर्स, अप्लाइड फोर्स वर्क करता है, वो किस पे चला जाता है? एनर्जी स्टोर पे. सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू द स्टोर्ड एनर्जी. और उसको हमने एरिया से कैलकुलेट कर लिया, तो ये आ गया. इसको हम और भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, और ऐसा फॉर्मेट लिख लेंगे जो हमारे लिए काफी आसान होगा, इजी भी होगा समझने के लिए. अब आप चाहो तो इसको हमारे पास एक रिलेशन भी होता है क्या, कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई. आप इस तरह से डेल्टा एल को एलिमिनेट कर सकते हो, एफ के टर्म में लिख सकते हो, या फिर आप एफ को एलिमिनेट कर सकते हो, डेल्टा एल के टर्म में लिख सकते हो. चॉइस आपकी है. अगर आप वाई के टर्म में लिखना चाहोगे तो वाई को या फिर एफ को यहाँ से लिखना चाहोगे, सो हाउ वाई वी कैन राइट दिस एफ एस, इट इज गोइंग टू बी ए वाई डेल्टा एल अपॉन एल. इसको यहाँ पे रख दीजिए, तो ये बनेगा हाफ ए वाई बाई एल इंटू डेल्टा एल, सो डेल्टा एल के स्क्वायर. यहाँ पे थोड़ा सा मैं और को रिलेट करके बता देता हूँ, तो आपको और आसान लगेगा और याद रखना भी बहुत आसान हो जाएगा. देखो क्या होता है ना, कि हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, स्प्रिंग के बारे में. सपोज कर लीजिए ये स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग, तो इसका हम लोग के यूज किया करते थे. और अगर आपने एफ लगाया तो एफ की वैल्यू के एक्स होती थी, वेयर एक्स इज इलोंगेशन. आप किसी भी वायर को, जो जिस हम वायर के बारे में बात कर रहे हैं, उसको भी आप स्प्रिंग जैसा मान सकते हो. बेसिकली वायर इज बिहेविंग लाइक ए स्प्रिंग, दैट्स द पॉइंट. इस पर जब आपने फोर्स एफ लगाया, तो एफ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? ये देखो आपके सामने लिखी है एफ की वैल्यू. इस एफ की वैल्यू को हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू ए वाई बाई एल इंटू डेल्टा एल, जहाँ पर डेल्टा एल इलोंगेशन है. अगर एक्स इलोंगेशन आएगा तो हम एक्स लिखेंगे. जिस तरह से स्प्रिंग का फोर्स लग रहा होता है के एक्स, एक्जैक्टली सेम वे पे ये बेसिकली, ये जो हम लोगों ने अभी किया है वो स्प्रिंग फोर्स का प्रूफ किया हुआ है. वायर
or strings or spring, they behave similarly. The only thing is कि स्प्रिंग केस में elongation काफी ज्यादा होता है तो वो दिखता है, जबकि वायर केस में elongation कम होता है इसलिए वो appreciably visible नहीं होता है. But they are behaving exactly similar manner. और इनफैक्ट k की जो वैल्यू होती है वो AY/L होती है. अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो k आपको पता चल जाएगा. k मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट. इन केस अगर आपको याद है जब हम लोगों ने स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ा था तो आपने बताया था कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो लेंथ के रेसिप्रोकल होता है. एरिया को एज्यूम किया गया था कांस्टेंट y मटेरियल पे डिपेंड करता है. तो अब ये k का आपको प्रॉपर फॉर्मूला भी मिल गया कि जो k होता है स्प्रिंग का कांस्टेंट वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एज वेल एज क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है. तो कभी क्वेश्चन क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेकर के इन्वॉल्व होता है तो आप इसको यूज करके बता सकते हो कि स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ने वाला है. और y मटेरियल के बारे में बात है. कुछ स्प्रिंग का मटेरियल सबका अलग अलग मटेरियल का y होता है तो उसके अकॉर्डिंगली वो इजिली और डिफिकल्टली वो इलोंगेट और कंप्रेस होते हैं. सो पॉइंट इज कि हम फोर्स को kx लिख सकते हैं यहाँ पर भी, जहाँ पर k की वैल्यू AY/L है. उसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये बन जाएगा हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर. और आपको याद भी होगा कि स्प्रिंग केस में जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती थी वो इलास्टिक एनर्जी ही होती थी और उसका फॉर्मूला होता था हाफ k एक्स स्क्वायर. एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला यू आर गेटिंग ओवर हियर, हाफ k डेल्टा L स्क्वायर, जहाँ पर डेल्टा L इज द इलोंगेशन. So once you get the elongation, calculate k. How to get the k? AY/L. You can easily write down ki how much the stored energy is going to be. So वायर को आप स्प्रिंग से रिलेट कर लीजिए या फिर स्प्रिंग को वायर से रिलेट कर लीजिए. सारे फॉर्मुलेशन आपके वही हो जाएंगे जो आप ऑलरेडी जानते हो. एनीवे इसको कई बार हम और भी डिफरेंट फॉर्मेट पे लिख लेते हैं. सो व्हाट इज दैट डिफरेंट फॉर्मेट, उसको भी समझ लेते हैं. अपार्ट फ्रॉम कि स्प्रिंग से रिलेट किया है, यू कैन राइट इट एज लाइक कि यू की जो वैल्यू होती है वो हाफ एफ, अगर हम ए से डिवाइड कर देंगे तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा. डेल्टा एल को अगर हम एल से डिवाइड कर देंगे तो चलेगा. हमने ए और एल से डिवाइड किया है तो ए और एल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे. तो इस फॉर्मेट पे भी लिख सकते हैं. व्हाट आई डिड आपके सामने है, मैंने फोर्स को एरिया से डिवाइड किया सो दैट कि स्ट्रेस बन जाए. डेल्टा एल को एल से डिवाइड किया सो दैट कि स्ट्रेन बन जाए. ए और एल हमने एक्स्ट्रा में यूज कर लिए थे तो उसको कंपनसेट करने के लिए ए और एल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तो कंपनसेट हो गया. नाउ इसको अगर आप समझने की कोशिश करो तो व्हाट इट इज रिटन एज, दिस इज हाफ force by area, that is basically stress, delta L by L which is basically strain, A into L. What is A into L? A is a cross sectional area, L is the length. So when you multiply cross section area with the length it becomes volume. So अगर आपको stored potential energy लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, half stress strain into volume. Good. कई बार क्या होता है कि वो आपसे पूछता है कि यू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बताइए. जब कभी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो उसको हम डेंसिटी कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी. दैट इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी. सो एनर्जी डेंसिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है, सो एनर्जी डेंसिटी इज हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन. इस तरह से आप एनर्जी डेंसिटी को याद रख सकते हो. तो ये काफी पॉपुलर फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का. एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपको पता है. तो जब कोई वेरिएबल केस आएगा तो इसको du अपॉन dv लेकर के इंटीग्रेट भी कर सकते हो. मोर ओवर अपने को ये भी पता होता है कि यंग मॉडुलस की जो वैल्यू होती है वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होती है. तो अगर यंग मॉडुलस की वैल्यू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होती है तो यहाँ से हम स्ट्रेन की वैल्यू प्लेस कर सकते हैं. तो अपने को ये फॉर्मूला मिल जाता है u इज इक्वल टू दैट इज एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ. अगर स्ट्रेन को लिखेंगे तो स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस लिखेंगे. तो ये इसको लिखा जा सकता है स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइड बाय यंग मॉडुलस. इस फॉर्मेट में लिखने का एक फायदा है क्योंकि यंग मॉडुलस तो कांस्टेंट रहता है तो जो एनर्जी डेंसिटी है दैट इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस ओनली. आप चाहो तो इसको स्ट्रेन के टर्म में भी लिख सकते हो. तो स्ट्रेस को रिप्लेस कर लो. स्ट्रेस को जब रिप्लेस करोगे तो y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर आ जाएगा. सो दिस कुड आल्सो बी रिटन एज हाफ, अगर स्ट्रेस को हम लोग रिप्लेस करेंगे y इंटू स्ट्रेन आएगा तो यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन इसका स्क्वायर आ जाएगा.
So what we need to remember is the formula. एनर्जी डेंसिटी क्या होती है पर यूनिट वॉल्यूम, तो स्ट्रेन और यंग मॉडुलस से निकाला जा सकता है या स्ट्रेस यंग मॉडुलस से निकाला जा सकता है। अगर टोटल एनर्जी निकालनी हो, सो दैट्स आल्सो अ गुड फॉर्मूला टू रिमेंबर। और अदरवाइज आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो, स्प्रिंग से रिलेट कर सकते हो, हाफ के एक्स स्क्वायर। सो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन उनको गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि हाउ मच द एनर्जी स्टोर्ड इज टोटलिटी और एनर्जी डेंसिटी, दोनों को कैलकुलेट करना अपने को आना चाहिए। होपफुली कि यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, और ये जो आपने को रिलेशन समझा है, इससे चीजें बहुत आसान हो गई हैं। जितना भी फोर्स हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, इलास्टिक का फोर्स वो F इक्वल टू के एक्स है, जहाँ के की वैल्यू ए वाई बाई एल है। तो जब कभी आपको वायर को स्प्रिंग से लिखना हो, बिल्कुल लिखिए, और उसका वायर का के कैसे लिखिए, ए वाई अपॉन एल, जहाँ पर ए क्रॉस सेक्शन, एल उसका लेंथ और वाई इसका यंग्स मॉडल है। सो दैट वाज एनर्जी स्टोर्ड। So we have talked about the energy stored as well. तो एनर्जी स्टोरेशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जहाँ भी जरूरत पड़ती है, और इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में जो बचता है वो पॉइजन्स रेशियो है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये भी छोटा पॉइंट, वैसे ऐसा बोला जाता है कि अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, स्पेसिफिकली वो सिलेबस पे नहीं देते हैं पॉइजन्स रेशियो को, बट ये बाउंड्री लेवल पर है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है कि अगर वो कभी डेफिनेशन डिफाइन करके दे देता है तो अपने को यूज करना होगा। सो पॉइजन्स रेशियो को अगेन ये सिंबल्स कई तरह से यूज करते हैं, कुछ लोग इसको म्यू से लिखते हैं, कुछ लोग इसको न्यू से लिखते हैं, कुछ लोग इसको और भी डिफरेंट लेटर, कई बार लोग इसको सिग्मा से भी लिख लेते हैं। सो अलग अलग बुक्स और टेक्स्ट बुक्स अलग अलग से देने वाले हैं, आपको पेपर में जैसा लिखा होगा उसको मान लेने का और पॉइजन्स रेशियो समझने का। हम लोग इसको म्यू से लिख ले रहे हैं, लेट से म्यू यूज करते हैं। सो ये रेशियो है, नाम से ही पता है क्या है रेशियो, मैं बता देता हूँ आपको। ये वही बताने की कोशिश करेगा कि अगर लेंथ बढ़ती है तो एरिया कितना कम होता है, या फिर एरिया बढ़ता है तो लेंथ कितना चेंज होता है। सो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे जाती है, इट इज रेशियो ऑफ lateral strain। इस लेटरल स्ट्रेन को कई बार वो ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी बोलेगा, ट्रांसवर्स स्ट्रेन। इट इज रेशियो ऑफ lateral strain and longitudinal strain। कई बार इसको एक्सियल स्ट्रेन भी बोलेगा, तो कौन सा नाम यूज किया गया उससे फर्क नहीं पड़ता, आप रिलेट कर पाएंगे। सो इट इज रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो दो स्ट्रेन का रेशियो होता है, और किस तरह से बिहेव कर रहा होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, म्यू इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि लाइक पॉइजन्स रेशियो का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। तो आप बोलोगे सिंस ये रेशियो है, सेम क्वांटिटी का रेशियो को इन्वॉल्व करता है, सो देयर इज नो यूनिट, नो डायमेंशन। फिर इसका मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग समझना अपने को जरूरी है। पॉइजन्स रेशियो अगेन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। पॉइजन्स रेशियो इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, दैट मींस एक मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे यंग्स मॉडुलस होता है उसी तरह से म्यू वैल्यू भी होती है। तो म्यू आपको देगा, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी के जो मटेरियल है उसके बारे में आपको पता चल रहा है। इसका क्या मीनिंग है, थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे, एक फॉर्मूला बना देंगे और उस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप डील कर पाएंगे। आपने लिखा है कि अगर पेपर में म्यू दिया है तो कंसीडर क्या करें। अगर पेपर में म्यू दिया गया है तो फिर आप इसको यूज करेंगे, क्योंकि वो दिया गया है, इसका मतलब है इसको यूज करना है। और अगर आपको पॉइजन्स रेशियो के बारे में नहीं बोलता है तो फिर अपने को एरिया को कांस्टेंट डील करना होता है। हाउ इट वर्क्स, लेट्स अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, वो ज्यादा जरूरी है। लेट्स से अपने पास ये एक वायर था, इस वायर को मैं थोड़ा सा बिगर पिक्चर में दिखा दे रहा हूँ, थिकनेस बढ़ा करके, या फिर रॉड था ऐसा समझ लीजिए, और आपने इस पर फोर्स लगाया एफ फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया एफ। अब तक आपको समझ में आ गया कि इसको बोलेंगे कि एफ फोर्स इज अप्लाइड विच इज डिफॉर्मिंग इन नेचर।
अगर आपने एफ फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ जरूर बड़ी होगी, बिल्कुल बड़ी होगी, लेकिन आप पाओगे कि इसका एरिया कम हो गया होगा। सो बाद में जो आपको नजर आने वाला है आफ्टर इलोंगेशन, वो दूसरा वाला पिक्चर है जो मैंने दिखाया यहाँ पर। उसको मैं थोड़ा सा डॉटेड जैसा बना देता हूँ सो दैट कि समझ में आए कि कुछ और बात की स्टोरी है, डिफरेंट पिक्चर है। तो ये जो डॉटेड है वो बाद में नजर आने वाला है। लॉन्गिट्यूडनल क्या है, लेटरल क्या है, उसके बारे में आप अभी समझ लेंगे। लेट से कि आपके पास जो ओरिजिनल लेंथ दिया गया था, दैट ओरिजिनल लेंथ वाज एल, और लेंथ में जो इंक्रीमेंट आया है, इंक्रीमेंट दैट मींस इंक्रीज, वो डेल्टा एल आया है, दोनों तरफ को मिलाकर के, यहाँ को और यहाँ पर भी। टोटल इज डेल्टा एल। मोर ओवर ये सर्कुलर हो सकता है क्रॉस सेक्शन का, तो फिर आप रेडियस लोगे, डायमीटर लोगे, या फिर कोई और भी डायमेंशन। तो हम परपेंडिकुलर डायमेंशन देखते हैं। लेट्स से कि जो इनिशियल डायमेंशन थी इसकी, जस्ट अ मिनट, इनिशियल डायमेंशन ये थी, वो डी थी, डी फॉर डायमीटर यू कैन कॉल इट, और यस बी कह सकते हो, बी दूसरी लेंथ थी इसकी। इसके बाद जब ये डिफॉर्म हो गया तो इसका ये बी डैश बचा, ये फिर कम हो गया। तो कितना कम हुआ डायमीटर या फिर इसकी थिकनेस, उसको हम डेल्टा बी नाम दे रहे हैं। आप पाओगे कि जो डेल्टा बी होगा वो बेसिकली रिडक्शन की बात कर रहा होगा, ये माइनस डेल्टा बी होगा क्योंकि वो रिड्यूस हो गया, और ये प्लस डेल्टा एल होगा क्योंकि ये इंक्रीज हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर हमको जनरल फॉर्मूला बनाना है तो इस माइनस को भी नहीं लगाएंगे, बाद में देख लेंगे। सो L is original length, delta is the change in length, B is original width, delta V is a change in width। यहाँ पे लिख देते हैं L and B, they are original dimension, original, delta L is change in length, मैं चेंज इन लेंथ लिख रहा हूँ सो दैट कि अगर कंपैरिजन होगा तो डेल्टा एल कम हो रहा होगा, डेल्टा बी चेंज इन विड्थ और थिकनेस, यहाँ पे मैं विड्थ लिख दे रहा हूँ। डायमीटर भी यूज कर सकते हो अगर सर्कुलर है तो। जाहिर सी बात है कि अगर एक पॉजिटिव आएगा तो एक नेगेटिव जरूर आएगा। पॉइजन्स रेशियो हमेशा पॉजिटिव होता है। सो जो पॉइजन्स रेशियो आएगी उसकी डेफिनेशन बनेगी लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन का मतलब होता है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसको ट्रांसवर्स भी कहते हैं। ट्रांसवर्स इज परपेंडिकुलर, दैट मीन्स लेंथ के परपेंडिकुलर वाला। सो ये बनेगा आपका डेल्टा बी बाई बी, स्ट्रेन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, अलोंग द लेंथ डेल्टा एल बाई एल। एक माइनस साइन अपनी तरफ से लगाएंगे, ये इसलिए क्योंकि हमको पता है कि इन दोनों में से एक नेगेटिव आएगा, तो ओवरऑल पॉजिटिव बनाने के लिए ये लिखते हैं। तो फाइनल फॉर्मूला हो गया माइनस ऑफ लिटरल स्ट्रेन डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आप यहाँ पर भी माइनस लगा लीजिए क्योंकि डेफिनेशन में भी चलेगा। लिटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को आप लिखना है जैसा आप देखते हो, माइनस लगा लोगे तो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। म्यू की वैल्यू जनरली 1 से छोटी होती है, इसकी जो वैल्यू होती है जनरली 0.1 और 0.45 के बीच में होती है। सो इट्स लेस देन हाफ, ऐसा आप बोल सकते हो। तो आप देखोगे कि जब बी चेंज हो रहा है, अगर सपोज कर लीजिए कि इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर अलाउ होता है, तो जिस तरह से हम बी कैलकुलेट कर पाते हैं उस तरह से एक और जो विड्थ होती है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों को निकाल करके हम बता देंगे। अगर डायमीटर यूज करते हो तो डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो पॉइंट इज हम एरिया में चेंज को पता कर सकते हैं। इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देते हैं एंड दैट विल बी डन। आपने कुछ लिखा हुआ तब तक मीन टाइम में मैं पढ़ लेता हूँ। आपने बोला कि पेपर में मैं दिया हो तो कंसीडर करें। मेरा मतलब काफी सारे क्वांटिटीज के सिंबल सेम ही हैं, तो कौन सा किसका है कैसे डिसाइड करेंगे? देखो क्या होगा कि बहुत सारे सिंबल्स हैं, रिपीटेटिव होते हैं, तो वो कैसे डिसाइड करोगे कौन सा सिंबल किसके बारे में बात कर रहा है? अगर म्यू दिया हुआ है तो उसको हम फ्रिक्शन कॉफिशिएंट पकड़ेंगे या फिर पॉइजन रेशियो पकड़ेंगे? इसके लिए क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो वो ऐसा बोलेगा कि पॉइजन्स रेशियो इज 0.26। इसका मतलब है वो म्यू की वैल्यू 0.26 है और म्यू पॉइजन्स रेशियो है। अगर सपोज कर लीजिए वो पॉइजन्स रेशियो का नाम नहीं लेता है, डायरेक्टली म्यू देता है, पहली बात तो ऐसा होगा कि
परसेंट केसेस में वो नाम को मेंशन करेगा पेपर में, और अगर मेंशन नहीं भी करता है तो क्वेश्चन पढ़ करके अपने को समझना होगा कि क्या वो स्ट्रेस की बात करता है, स्ट्रेन की बात करता है, यंग्स मॉडुलस की बात करता है, तो पॉइजंस रेशियो का तो फ्रिक्शन का उसका में कोई रोल नहीं है। सो क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट से हम डिसाइड करते हैं कि किसके बारे में बात चल रही है। बट इलास्टिसिटी चैप्टर में जब भी वो कोई नाम देगा, किसी की वैल्यू देगा, तो आपको नाम लेकर के बताएगा कि ये रिजिडिटी मॉडुलस है, ये बल्क मॉडुलस है, ये कंप्रेसिबिलिटी है। तो आपको नाम याद रखना है। रिप्रेजेंटेटिव लेटर अगर बदलता है तो बदल जाने देते हैं। तो सिंबल इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि उसने किसके बारे में बात की है, तो वहां से हम डिसाइड करते हैं। फिर आप लिखते हो लेंथ बढ़ाने पे कभी एरिया बढ़ नहीं सकता क्या? ये आप देख सकते हो प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन से, अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हो तो एरिया कैसे बढ़ सकता है? चांस ही नहीं है कोई एरिया को बढ़ने का। सो वो अपोजिट चलेंगे, अगर लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया कम होगा, लेंथ कम करोगे तो एरिया बढ़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका मास कांस्टेंट है। ये आपको समझ में आ गया? सो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइजन से अगर रेशियो दिया हो तो हम बता सकते हैं कि एरिया में कितना चेंज आएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करा देता हूँ ताकि आप यूज टू हो जाएंगे। ऐसा बोलते हैं कि if the length of a wire, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सो एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का वायर है, उसकी लेंथ के बारे में कुछ बोल रहा है। तो इट स्टार्ट्स लाइक कि इफ द लेंथ ऑफ अ वायर is increased by 2%. सो अगर उसकी लेंथ को हम 2% से इंक्रीज करते हैं, देन फाइंड परसेंटेज चेंज in its cross-sectional area given that Poisson's ratio is 0.4। Poisson's ratio का कोई यूनिट नहीं होता है, तो इसलिए 0.4 दिया गया बिना यूनिट के। और आपसे पूछा जाता है कि अगर उसकी लेंथ 2% से बढ़ाई जाती है, यानी ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दी गई है परसेंटेज के फॉर्म में, आपसे परसेंटेज चेंज निकालना है क्रॉस सेक्शनल एरिया का, अगर पॉइजन रेशियो दिया हो। थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा आपको, लेकिन अगर आपने सही से ऑब्जर्व किया अभी तक जितना मैंने बोला है, तो आप एक अच्छा ट्राई जरूर मार सकते हैं। सॉल्व कीजिए, इसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ 1 मिनट में। सपोर्टिंग फिगर जरूर बना देता हूँ। एक आंसर 1.6% आया। डिक्रीज करेगा, ओके। एनी अदर आंसर? ओके, कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, देन यू ट्राई इट। एक 0.8 भी बताया जा रहा है।
सो अपने पास पॉइजन्स रेशियो है, उसका यूज करना है। सो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? पॉइजन्स रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल वन। सो अगर ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन था तो इसके डायमीटर को डी पकड़ लेते हैं, और इसके डायमीटर के अकॉर्डिंगली हम बात कर लेंगे, तो हम बोलेंगे कि डेल्टा डी डिवाइड बाई डी, डेल्टा एल डिवाइड बाई एल। सो अगर आपको डायमीटर में कितना परसेंटेज चेंज आया है ये निकालना हो तो बहुत आसान बात है। सो क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये परसेंटेज चेंज यूज हो जाएगा। सो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, दैट्स परसेंटेज चेंज इन डायमीटर इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, दैट्स परसेंटेज चेंज इन लेंथ। परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज इंक्रीज्ड, दैट इज पॉजिटिव, तो इसको 2% लिख देंगे, तो ये बनेगा माइनस 0.4 इंटू 2। जब 0.4 इंटू 2 करेंगे तो अपने को मिल जाएगा माइनस 0.8%। इसका मतलब ये होगा कि उसका जो डायमीटर है, क्रॉस सेक्शन का जो डायमीटर है, दैट हैज रिड्यूस्ड बाय 0.8%। फिर अपने को एरिया पूछा गया है। तो एरिया के लिए आप लोग क्या जानते हो? हम जानते हैं कि एरिया जो होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है। एरर को आप यूज कर सकते हो, यहाँ से एल लीजिए तो आपको पता चलेगा डेल्टा ए अपॉन ए स्मॉल चेंजेस के लिए आता है 2 डेल्टा डी बाई डी। यू रिमेंबर दिस। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये परसेंटेज चेंज आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसी में मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो परसेंटेज चेंज इन एरिया इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन डायमीटर और रेडियस। सो ये आएगा माइनस 1.6%। तो 4 ऑप्शन देगा, तो एक ऑप्शन में कुछ ऐसा बोलेगा कि 1.6% का ग्रोथ हो रहा है, एक ऑप्शन में बोलेगा 1.6% का डिक्रीज हो रहा है। तो आपको देखना होगा कि ये डिक्रीज है, क्योंकि लेंथ बढ़ रहा है तो एरिया को कम होना पड़ेगा। कितने परसेंट से कम होगा एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरह से पॉइजन्स के रेशियो को यूज कराते हुए आपसे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कितना चेंज आया वो कैलकुलेट करते हैं। सो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि परपेंडिकुलर डायमेंशन और लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन के स्ट्रेन का रेशियो पॉइजन्स रेशियो कहलाता है, और ये हमारे लिए हेल्प करता है डायमीटर यानी परपेंडिकुलर डायमेंशन में स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए। उससे हम उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बात कर सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना चेंज आ रहा है। इनकेस आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर डाउट है तो आपको पूछने का। You want to ask your question? Yeah, of course I will give you time for that question. एक लास्ट पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको चली जाएंगी, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से बेटर टाइप के जो इस पे पॉसिबल है, और फिर एक लास्ट पॉइंट है और आपके पास 2-3 मिनट्स हैं, कवर हो जाएगा। उसका प्रूफ अपने लिए अभी ज़रूरी भी नहीं है और रिक्वायर्ड भी नहीं है। इलास्टिक कांस्टेंट्स, ये आप सब पढ़ चुके हो, बस उसको एक साथ कलेक्ट करना है। सो इलास्टिक कांस्टेंट्स, देयर आर सर्टेन कांस्टेंट्स जिनको हम इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं, और वो मिल करके प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी भी मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो इलास्टिक कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो इलास्टिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। सो मैं शॉर्ट में अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, कांस्टेंट्स that explain the elastic behavior of a material। तो किसी मटेरियल के इलास्टिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए जो कांस्टेंट यूज करते हैं दे आर नोन एज इलास्टिक कांस्टेंट्स। ये कौन कौन से होते हैं? एक y होता है जिसको आप यंग्स मॉडुलस बोलते हो, अनदर इज k जिसको बल्क मॉडुलस बोलते हो, अनदर इज ईटा जिसको आप रिजिडिटी मॉडुलस बोलते हो, और जो रिसेंटली हमने लिखा म्यू जिसको पॉइजन्स रेशियो बोलते हो। सो दीज 4 आर नोन एज इलास्टिक कांस्टेंट्स।
एक बार क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लिया उसने एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलास्टिक कांस्टेंट। तो ये 4 आपके इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, ये सब मिल करके इलास्टिक प्रॉपर्टी को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देते हैं कि उसका रिजिडिटी कितना है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी कितनी है, उसकी बल्क मॉडुलस कितना है, उसका यंग मॉडुलस कितना है, और उसके स्ट्रेस और क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना चेंजेस आएगा, वो सब बताता है। फिर इसके बाद में इनके जो रिलेशन है वो इम्पोर्टेंट है, और वो रिलेशन का डेरिवेशन के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टोरी है और बहुत सारा डीप पे जाना पड़ता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे उस पर वो प्रूफ करेंगे। अभी अपने को वो याद रखना है कि उनके रिलेशंस क्या हैं। तो रिलेशन, 2 रिलेशन है वो आपको याद रखना है। पहला रिलेशन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ईटा 1 प्लस म्यू। किसी मटेरियल के लिए हम लोग इनको यूज करते हैं, y यानी यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ईटा 1 प्लस म्यू, और यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 3 टाइम्स bulk modulus which is k 1 minus twice mu। so ये दोनों एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो तो इसको हम लोग कभी एक्स्ट्रा क्लास पे कर सकते हैं। उसके लिए मेरे को आपको बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेंगी जो मटेरियल के इनसाइड पे चल रही होती हैं, बट वो आपके सिलेबस पे रहता भी नहीं है, और बहुत ज्यादा आपसे पूछेगा तो ये रिलेशन पूछ सकता है। और ये रिलेशन इन 4 कांस्टेंट पर बेस्ड है, जो 4 कांस्टेंट आपने अभी देखे। सो इन दोनों रिलेशंस को अच्छे से याद रखना। इससे फायदा क्या होता है कि एग्जाम में आपको 2 वैल्यूज दे देगा, आउट ऑफ 4 2 देगा और 2 आपसे पूछ लेगा। तो कोई भी 2 वैल्यूज दी होंगी तो बाकी 2 हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 रिलेशन है। तो 2 रिलेशन से 2 वेरिएबल हम यहाँ पे हैंडल कर लेंगे। 2 हमने को गिवन है तो 4 पैरामीटर्स में है, इसलिए चलता है। सो दीज 2 रिलेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, यंग मॉडुलस को रिजिडिटी मॉडुलस के साथ कनेक्ट कर दिया गया, यंग मॉडुलस को बल्क मॉडुलस के साथ कनेक्ट कर दिया गया। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि तीनों मॉडुलस में क्या रिलेशन आपस में बताइए। तो अगर इसका रिलेशन पता करना हो तो क्या यहाँ से म्यू को निकाल करके हम सेकंड में रख सकते हैं। तो अगर फर्स्ट से म्यू निकाल करके सेकंड में रखोगे, म्यू एलिमिनेट हो जाएगा। म्यू एलिमिनेट हो गया तो तीनों का आपस का रिलेशन आ जाएगा। सो पॉइंट इज कि इन केस यू रिमेंबर दिस रिलेशंस, दीज 2 रिलेशंस, यू कैन हैंडल देम कि किसको एलिमिनेट करना है, किसको नहीं करना है। सो इलास्टिसिटी में मोस्टली हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। इसके बाद कुछ और एग्जांपल करने के बाद जो कुछ एडवांस लेवल के पॉइंट्स है उस पर कवर हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर आपके लिए खास इंपॉर्टेंस का था, इसको आप रिवाइज कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो क्विकली पूछ सकते हो। फिर आज के लिए वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पहले इलास्टिक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देन आफ्टर अगले चैप्टर। हाँ, आपने लिखा आई हैव अ डाउट इन द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ पे क्या है वो आप पूछ लीजिए, और इससे पहले आपका क्वेश्चन था सुमित का, वो भी आप पूछ सकते हो। दोनों का मैं आंसर करता हूँ। सो आपने लिखा है कि yesterday I tried a small experiment. I took a small capillary tube and dipped in it a glass of water with its top completely covered by my finger. The water rose above a small level. As soon as I removed my finger, the water level increased suddenly and got down with a rate. Can you please explain me why this thing happened? Okay, what happened कि अगर आपने ट्यूब को अपने ट्यूब को क्लोज कर रखा था, मैं शॉर्ट में आप एक्सप्लेन कर देता हूँ, मे बी लाइक इन नेक्स्ट पेज, कि अगर आपने इस तरह से ऊपर से क्लोज कर रखा है फिर डिप किया है, तो उस केस में होगा क्या, आप पाओगे कि लिक्विड राइज तो करेगा लेकिन ज्यादा नहीं कर पाएगा। ज्यादा इसलिए नहीं कर पाएगा, जब ये लिक्विड राइज करना स्टार्ट करता है तो यहाँ का जो गैस थी, एयर थी, वो उसको पुश कर रही होती है, पुश कर रही होती है। तो और आप जानते हो कि इसको ऊपर कौन लेके जा रहा होता है, फोर्स लेके जा रहा होता है सरफेस टेंशन का, और वो किसको हैंग कर रहा होता है, mg को हैंग कर रहा होता है। आपने देखा था कि जब ये ओपन रखते हो तो प्रेशर का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाते हैं।
लेकिन जब आपने उसको ओपन नहीं रखा तो आप पाओगे कि ये जो प्रेशर का फोर्स यहाँ पर है ये पी नॉट ए आता है और ये कुछ पी ए आएगा। पी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। जब आप क्लोज रखोगे तो पी इज ग्रेटर देन पी नॉट। सो के साथ साथ पीए का फोर्स भी हैंडल करना पड़ेगा एफटी को, इसलिए हाइट कम जाएगी। क्योंकि एमजी को फिर कम होना पड़ेगा, इसलिए हाइट कम होती है। तो जब आप इसको क्लोज करके डिव करते हो देन यू विल फाइंड कि हाइट कम हो जाएगी, क्योंकि टॉप का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है। अगर आपने इसको ओपन कर दिया तो एयर पास कर सकती है। बेसिकली क्या होता है ना कि जब जहाँ पर आपका लिक्विड जा रहा है वहां पर पहले एयर थी, तो लिक्विड ने एयर को डिस्प्लेस किया तो एयर को बाहर निकलने का। लेकिन अगर आपने एयर को बाहर निकलने का चांस नहीं दिया तो फिर एयर यहाँ पे कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी। कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर वहां पे प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो डाउनवर्ड फोर्स बढ़ेगा। डाउनवर्ड फोर्स बढ़ेगा तो इसलिए एमजी को कम होना पड़ेगा, यानी हाइट कम जाएगी। जैसे ही आपने खोला होगा तो ये प्रेशर सडनली पी नॉट बन गया होगा। एयर प्रेशर पी नॉट बना तो फिर इसको चांस मिला बढ़ने के लिए, इसलिए वो सडनली राइज कर गया होगा। सो आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो ऑब्जर्वेशन किए, वो प्रॉपर है और ये एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बोला। फिर इसके बाद में एक और आपने डाउट बोला है कि while moving from P to C why there is no much so much fluctuations। वो वेवी नेचर इसलिए आ रहा होता है कि आप पाओगे बिकॉज ऑफ रीजन कि वो फ्लो कर रहा होता है, यील्ड कर गया, फ्लो कर रहा होता है। तो वो कुछ इरेगुलर होता है, रैंडम होता है, बट कुछ इंडिकेट कर रहा होता है। इंडिकेट क्या कर रहा था? अपने को क्या कैच करना? अपने को ये कैच करना है कि कम स्ट्रेस पे ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल चल रहा है। ये बताते हैं कि वो फ्लो जैसा चल रहा है। वेवी है इसका मतलब है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, रैंडमली वैल्यूज चेंज कर रही होती हैं। क्योंकि अब अगर एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करोगे देन यूल फाइंड कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से डिटैच होने की कंडीशन पे जा रहे हैं, या फिर एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, इलोंगेशन ज्यादा बढ़ रहा है। तो उनका जो नेचर है वो सॉलिड ना होकर के फ्लूइड जैसा बन जा रहा है। और फ्लूइड नेचर और सॉलिड नेचर में काफी बड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए वेवी नेचर आता है। सो पी टू सी रीजन में ये फ्लूइड जैसा ज्यादा बिहेव करता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, इसलिए बोलते हैं कि ये फ्लो कर रहा है। एक लास्ट और भी क्वेश्चन आपने पूछा हुआ है, तो अच्छा ये अपने शायद ग्रुप पे या अदरवाइज मेरे को इंडिविजुअल भी देखा भेजा था। यस, तो यस मैं इसका आपका सोल्यूशन चेक करके बोलता कि क्या है। एक छोटा सा माइनर पॉइंट मेरे को दिखा था, और आपने जो अभी क्वेश्चन भेजा है इसका आपने जो मेरे को व्हाट्सअप भी किया है, तो मैं आपका सोल्यूशन देख लेता हूँ और पॉइंट आउट कर देता हूँ कि कौन सा पॉइंट है। वो आज डेफिनेटली कर देता हूँ। ओके, सो आपके सोल्यूशन का करेक्शन आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। और भी जो डाउट आपके पास परसिस्ट करते हैं वो आप नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन देन।